हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तरुणोत्सव के अंतर्गत आप सभी का फिर से स्वागत है। तरुणोत्सव के अंतर्गत आज हमारा सेशन फाउंडेशन कोर्स इन मैथमेटिक्स पर है। तो इस सेशन के अंतर्गत हम आपको ऐसी ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप नहीं जानते होंगे और आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 11 क्लास के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्स कौन कौन से देने हैं और उसमें मार्क्स का वेटेज क्या है, मार्किंग स्कीम, ग्रेस मार्क्स के बारे में भी आपको पता नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। ग्रेस मार्क्स का भी प्रोविजन है ऐसे बच्चों के लिए जो खेल कूद में भाग लेते हैं, रीजनल, नेशनल या SGFI खेलते हैं, तो उसके लिए कुछ मार्क्स का प्रोविजन है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला चीज है सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में इस बार कोई चेंजिंग नहीं है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है 2020 और 21 बैच के लिए। लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स वाले के लिए एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो 10th में एग्जाम दिए थे, एग्जाम में बेसिक मैथ लेकर के अपीयर हुए थे, तो पहले बोला गया था कि आप मैथ नहीं ले सकते हैं हायर सेकेंडरी में आप मैथ चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा अमेंडमेंट आया है जिससे कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले भी हायर सेकेंडरी में यानी क्लास 11 में आप मैथ चूज कर सकते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि पहले जो मैथ्स कॉमर्स वाले पढ़ते थे, वो जो साइंस वाले पढ़ते थे और जो आर्ट्स वाले पढ़ते थे, तीनों का सेम था। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले का जो मैथमेटिक्स था वो साइंस वाले मैथमेटिक्स उसके लिए ज्यादा कारगर नहीं था, ज्यादा उपयोगी नहीं था। तो इसके लिए ये प्रोविजन लाया गया कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले का अलग मैथ्स होगा और साइंस वाले के लिए अलग मैथ होगा। तो साइंस वाले का जो मैथ है वो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है, जो कि जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या BSc MSc PhD करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से, वो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स जो चल रहा है अभी तक, पिछले सेशन तक चल रहा था, वो मैथमेटिक्स लेंगे। और जो कॉमर्स लेना चाहेंगे वो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे, वो चूज कर सकते हैं। उनको कॉम्बिनेशन के तौर पे अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया जा सकता है। तो कॉमर्स जो चूज करेंगे उसके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स आया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है इसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये डे टू डे लाइफ पर जो बेस्ड मैथमेटिक्स होता है उससे रिलेटेड उसका सिलेबस होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या कह सकते हैं ये स्पीड, डिस्टेंस, इस सब पे बेस्ड, वर्क एंड टाइम, इस सब पे बेस्ड वो मैथमेटिक्स होगा जिसको हम डे टू डे लाइफ या अपने दिनचर्या में उस मैथ्स का यूज करते हैं, उससे रिलेटेड ये मैथ होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो इसका सिलेबस, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी नहीं आया है। मैं ऐसे गेस करके बता रहा हूं कि ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन जो साइंस पढ़ेंगे मैथ्स लेकर के, वो उसके लिए उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो इस प्रकार है। हाँ स्टूडेंट्स, ये मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसका नाम हमने लिखा है यहाँ पे। आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सेट्स और रिलेशन और फंक्शन आपके लिए नया होगा। रिलेशन एंड फंक्शन पे मैंने एक 12th के लिए वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉस। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप जानते होंगे और उसका यहाँ पे एडवांस रूप होगा और यहाँ थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ पे अलजेब्रा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, और अब एक नया नंबर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक नया नंबर आपको इंट्रोड्यूस होगा। लिनियर इनइक्वालिटीज, लिनियर इक्वेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम है, जैसे कि आप a+b का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a+b का होल क्यूब भी जानते हैं क्या होता है, a+b⁴ ये भी आप बता सकते हैं क्या होगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा a+b⁴ वो क्या होगा, तो वो उसको एक्सपेंशन के थ्रू, बाइनोमियल एक्सपेंडिंग होता है, वहां इस थ्योरम से आप उसको भी कर सकेंगे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, एपी है वही सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे दो तरह का सीक्वेंस सीरीज हो सकता है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन क्या होगा और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। कोनिक सेक्शन जैसे हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स के बारे में हम जानेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अभी तक हम लोग 2D तक यहाँ तक थे, अब इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, अब लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स, ये आप 10th क्लास में पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड, यहाँ पे और भी स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसका वेटेज क्या हो सकता है, ये टेंटेटिव है, बस एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपको 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन और 3D मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 5 मार्क्स का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग 2 मार्क्स का होगा। स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स का होगा। टोटल 36 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स होगा। तो ये टेंटेटिव है, ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले साल को मैंने ध्यान में रखते हुए बताया है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर PT1 में आएगा और कौन सा चैप्टर हाफ ईयरली में आएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि PT1 में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आ सकता है। यहाँ पे हमने 3 चैप्टर रखा है, सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। PT1 पीरियडिक टेस्ट 1 में पूछा जाएगा। उसके बाद 1 to ये आपका ये 8 सेट से लेके बाइनोमियल थ्योरम तक, ये हाफ ईयरली में पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको 9 से लेके 11 तक हो सकता है आपको PT2 में पूछा जाए। और उसके बाद सेशन एंडिंग एग्जाम होगा जो 80 मार्क्स का होगा। तो ये जो बताया मैंने सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। उसके बाद ये एग्जाम जुलाई तक में हो सकता है, फिर सितंबर तक में हो सकता है, और उसी के हिसाब से जैसा डेट आएगा उस हिसाब से ये PT2 और सेशन एंडिंग का एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि PT1, PT2 और हाफ ईयरली का जो एग्जाम होगा उसका वेटेज कितना होगा और कितने मार्क्स का होगा। हाँ स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है 3 एग्जाम होते हैं, PT, हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्जाम। तो PT में भी 3 PT होगा, PT1, PT2, PT3। अब PT1 कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। PT2 भी 50 मार्क्स का होगा और PT3 भी 50 मार्क्स का होगा। और इसमें से बेस्ट 2 आउट ऑफ 3, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप जिस 2 PT में आपका ज्यादा अच्छा नंबर रहेगा उसको लिया जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पे उसको वेटेज 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी PT का जो वेटेज है वो 10 है। ये 3 एग्जाम आपको देने होंगे, इन तीनों में से जो 2 बेस्ट होगा
उसके मार्क्स के आधार पे उसको 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और उसका वेटेज 30 है, यानी 80 को 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। और उस फिर सेशन एंडिंग एग्जाम होगा जो 80 मार्क्स का होगा और उसका वेटेज 50 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पीटी का वेटेज 10 हो गया, हाफ ईयरली का 30 हो गया और सेशन एंडिंग का हो गया 50। तो टोटल मार्क्स हो गए 10 + 30 + 50 यानी कि 90। और 10 मार्क्स स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटी के लिए है, जो लैब एक्टिविटी होगा उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो एक्टिविटीज के लिए भी 10 मार्क्स है। तो एक्टिविटीज थ्रू आउट ईयर, इस 10 को भी डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक्टिविटीज थ्रू आउट ईयर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी पूरे साल आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपना प्रैक्टिकल कॉपी, उस पे 5 मार्क्स है। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उस पे 3 मार्क्स का होगा, वो 3 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद भाइवा भोसी होगा, जिस दिन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का उसी दिन आपका भाइवा लिया जाएगा और उस पे 2 मार्क्स है। तो टोटल 5 + 3 8 + 2 10 हो गया। तो एक्टिविटीज का 10 और ये पीटी का 10 मिला के टोटल 20। ये स्कूल कंडक्ट कराएगी, स्कूल से अब इंटरनल मार्क्स है, ये इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 20 मार्क्स स्कूल से मिलेगा। और ये मार्क्स 30 और 50 हाफ ईयरली का भी जो एग्जाम होगा वो भी यही कंडक्ट होती है। और 50 मार्क्स का भी जो है बाहर होता है, चेक करने के लिए जाता है। तो ये इसको थ्योरी में आपको 80 मार्क्स और ये प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स बोला गया है। तो 20 + 80 यानी कि 100 हो गया, यानी टोटल 100 मार्क्स का होता है। उसमें 80 हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्जाम मिला के होगा और 20 मार्क्स जो कि पीटी का 10 मार्क्स होगा और एक्टिविटी का 10 मार्क्स होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और ये अभी पिछले साल तक यही था, अभी कोरोना के कारण इस बार थोड़ा चेंज हुआ था कुछ सब्जेक्ट में, लेकिन ये एग्जिस्टिंग है और जब तक कोई लेटर नहीं आता है तब तक ये चेंज होने की संभावना नहीं है, वैसे चेंज हो भी सकता है। तो ये आपका वेटेज ऑफ मार्क्स है। स्टूडेंट्स, क्लास 11 से 12 में कैसे आप प्रमोट होंगे, तो इसके लिए आपको जो मैंने बताया एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स देने होंगे और आपको 33% एग्रीगेट मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स लाना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 33% प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेपरेटली, यानी थ्योरी में भी आपको 33% लाना होगा और प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना होगा, अलग से, दोनों मिला के नहीं। तो तभी आप 11 से 12 में जाएंगे, यानी 33% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको सप्लीमेंट्री देने दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा और आप फिर उस एग्जाम को पास करके आप 12 में जा सकते हैं। और यदि 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको डिटेन किया जाएगा, आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, प्रमोशन पॉलिसी है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलेगा? स्टूडेंट्स, ग्रेस मार्क्स के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो खेलकूद में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं और उनका एग्जाम 1-2 सब्जेक्ट में खराब हो जाता है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो जैसे फॉर रीजनल के लिए आपको पार्टिसिपेंट के तौर पे कुछ फायदा नहीं है। पार्टिसिपेंट के तौर पे आप रीजनल खेलने गए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहाँ अचीवमेंट आपका है, कुछ आपने कुछ जीता है, 1st, 2nd, 3rd पोजीशन, तो आपको 2 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट कहने का मतलब है मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट में आपको 2-2 मार्क्स मिल सकता है। एक सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। टोटल 8 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स ही मिलेगा और टोटल मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही आपको ये ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। यानी 2 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट हो सकता है और टोटल 8 मार्क्स से ज्यादा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी तरह स्टूडेंट्स, यदि आप
नेशनल गए हैं खेलने के लिए, पार्टिसिपेंट के तौर पे भी गए हैं, तो आपको 3 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, वही क्राइटेरिया है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में मिल सकता है, और टोटल मार्क्स ग्रेस मार्क्स जो होगा आपका 9 मार्क्स होगा। और उसी तरह नेशनल में आपने कुछ जीता है, अचीवमेंट है आपका, तो वहां पे आप 4 मार्क्स है, और क्राइटेरिया वही है कि आपको एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकता है, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में मिल सकता है, और टोटल मार्क्स आपको 12 से ज्यादा नहीं मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं, आपने SGFI खेला है तो वहां पे भी प्रोविजन है 5 मार्क्स पार्टिसिपेंट के तौर पे, 5 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स 15 मार्क्स होगा। उसी तरह अचीवमेंट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे इन ईच सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स जो होगा 21 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 3 सब्जेक्ट मिला के। उसके बाद ISF और WSC में यदि आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहां पे 8 मार्क्स मिलेंगे, अचीवमेंट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और यदि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में आपने भाग लिया है तो पार्टिसिपेंट हो या अचीवमेंट हो, आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाता है क्लास 12th में। तो इसको जानना बेहद जरूरी है, आप इसको जान लीजिए। यदि खेलकूद में भाग लेते हैं और आपका कभी नंबर कम हो जाता है 1-2 सब्जेक्ट में, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने लिखा है अलजेब्रा में, यानी 11th क्लास में आप यदि जाते हैं तो आपको ये बेसिक फार्मूला जो आपने 10th तक अभी तक पढ़ा है वो सारे के सारे आपको याद होने, सभी फार्मूले को का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। ये जितने फार्मूले हैं उसका एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और ये आपके एकदम जीभ पे मुंह पे होना चाहिए ये सब फार्मूला, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर सबको पता होगा, a+b का होल क्यूब, ये भी फार्मूला आपको जानना जरूरी है। फिर प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -b का क्यूब, और यहाँ पे -b हो जाएगा। उसके बाद a³ + b³ या a³ - b³, ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है। फिर a+b, इसके बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं a+b के, जैसे हमने लिखा है a - b का होल स्क्वायर + 4ab अंडर रूट, कभी कभी ये भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो अलजेब्रा में जितने भी आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप 11th क्लास के मैथ्स कर पाएंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही फार्मूला का लिस्ट बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट पे जाना है और ध्यान रखना है। इसमें सारे फार्मूले जो 10 में ही देखे होंगे, कितना फार्मूला था, कितना था वो, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, ये सब आपको याद होने चाहिए। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1, cosec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1, ये सब आपको जानना जरूरी है। उसके बाद sin 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा sec थीटा। तो ये सब सारे चीज आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस होगा ट्रिगोनोमेट्री में, sin 90 + थीटा क्या होगा, sin 90 + थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका रूल है, ये यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। sin 90 + इसका जरूरी है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये निकालने के लिए दिया जाएगा। तो sin 90 डिग्री + थीटा हम कैसे निकालते हैं, तो एक रूल होता है ASTC रूल। ASTC रूल आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ASTC रूल क्या होता है। तो ASTC रूल है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी 11th क्लास जो होता है वो हम लोग के तरफ बिहार में क्या हो जाता है, वो कॉलेज हो जाता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिगोनोमेट्री में क्या चेंजिंग आता है, तो ASTC रूल से हम पता करते हैं। ASTC रूल क्या है कि जैसे आपको sin 90 डिग्री + थीटा क्या होगा ये आपको जानना है, तो आपको क्या करना है, ये XY प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, x और y। तो आपको पता होगा कि ये 4 क्वाड्रेंट में बट जाता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें रूल है कुछ, वो आपको डिटेल में जब चैप्टर शुरू होगा तो वहां पे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइन और इसका अपोजिट कॉसेक, साइन और कॉसेक, ये क्या होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि ए क्या हो गया, ऑल। एस मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साइन और इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। यानी एस से क्या हो गया, साइन। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन या उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी देखिए यहाँ पे, टी से क्या होता है, टैन, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट। तो टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए सी है, तो सी मीन्स कॉस, और इसका अपोजिट ये या कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, हमने 10th तक पढ़ा है, तो ये सब एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज लेस देन 0 इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल के लिए, यहाँ भी जब भी थीटा लेंगे तो क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। थीटा कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। थीटा का जो साइन 90 प्लस थीटा हो, या साइन 90 माइनस थीटा हो, या साइन 180 माइनस थीटा हो, या साइन 180 प्लस थीटा हो, तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। तो जब साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और थीटा जब लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो यानी फिर से हम बना के दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है, और 90 प्लस थीटा यदि देखेंगे तो प्लस थीटा करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा। यानी ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होगा, और उसके बाद ये 90 डिग्री है, तो 90 का जब मल्टीपल होगा तो हम क्या करेंगे, 90 जब होगा या 270 होगा तो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ही होगा। साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और थीटा का थीटा ही होगा, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे आपको कोई बोले कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब आप देखेंगे तो फिर से ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। तो इसका मतलब कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन होगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम आपको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब देखिए यहाँ पे साइन 180, यहां से लेके यहां तक 180 होगा, माइनस थीटा है, तो ये थीटा क्या करना है, माइनस। तो ये भी क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे अब चेंज नहीं करेंगे, साइन थीटा ही होगा। साइन 180 है, तो 180 जब रहेगा तो साइन का साइन ही होगा, लेकिन 90 जब होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जब 90 होगा या 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो क्या करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक लेना है। लेकिन जब 180 का मल्टीपल होगा तो वही रखना है, साइन का साइन ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, टेन का टेन ही रखना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमें इसको नहीं देखना है, इस साइन को नहीं देखना है, हमें इधर देखना है। जैसे कि आप cos 180 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा,
तो 180 है तो कॉस का तो कॉस ही होगा, ये तो पता चल गया। 180 है तो कॉस का कॉस होगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो इसको हम लोग निगेटिव लगा सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह tan 180 डिग्री माइनस थीटा है या tan 180 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा तो होगा 180 है तो tan होगा, और ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा। उसके बाद यदि आप tan 180 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan है 180 डिग्री है यहाँ पे तो tan होगा ही, और चूंकि ये अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान दो, ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan पॉजिटिव होता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको फिर से हम लोग जब क्लास होगा या जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर डिस्कस करूंगा। उसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला है जिसको मैं रिकॉल करा देता हूं एक बार। हाँ स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन के भी कुछ फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, वॉल्यूम πr स्क्वायर h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL, L क्या है, स्लैंट हाइट है, R रेडियस है, वॉल्यूम 1/3 πr स्क्वायर h होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस πr स्क्वायर, किसका, कोन का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब होगा, L क्या है, साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड, क्यूबॉइड है LBH, L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 2/3 πr क्यूब। उसी तरह स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है 4πr स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप AP का जो फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, उसके बाद Sn क्या होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n-1d, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। और ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम्स है उसको एक बार आप जरूर रिकॉल कर लें, तभी आप 11 क्लास का मैथ्स कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।